जय हिंद दोस्तों। आज फिर से शनिवार है और हर सैटरडे को लाइव सेशन मैं देता हूं। इधर कुछ दिनों से की ऑफलाइन क्लास अब खुल रही है दिल्ली मुखर्जी नगर में और काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लास का भी ओपनिंग हो चुका है। सारा कुछ ऑफिस वगैरह फंक्शन में आ चुका है और क्लास जो पहला मैं शुरू कर रहा हूं ऑफलाइन का वो है 5 अप्रैल को और दो बैचेस सेम डे में चालू हो रहा है 9 to 11। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 2 घंटे का क्लास में रखूंगा और 11 to 1 यानी कि दो बैचेज हैं जो सेम डे में 5 अप्रैल को शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली के आसपास में रहते हैं या जो आना चाहते हैं तो अभी काफ़ी टाइम है। आप ऑफलाइन में आए। ऑफलाइन का एक अपना मज़ा है जहाँ पे एक बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में टीचर अवेलेबल होते हैं। आप के जो डाउट होते हैं इंस्टेंटली दूर किए जाते हैं। ऑनलाइन की अपनी सहूलियत है। ऑनलाइन में कोई भी चीज़ को आप जितना बार हो सके उतना बार रिमाइंड करके देख सकते हैं और ऑफलाइन में है कि जो भी डाउट है इंस्टेंटली आप पूछ सकते हैं। तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें और जितना आप जो आ सकते हैं वो आएँ। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही। अब ज़्यादातर कोचिंग जो है हाइब्रिड मॉडल पे ही चल रही है जिसमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी बच्चों को दी जा रही है। ये पहले से एडवांसमेंट हुआ है सभी बच्चों को के सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए ये अच्छा चीज़ है। तो ऑनलाइन तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो शुरू किया है ऑनलाइन क्लास को मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। एक दिन भी मैं मिस करता हूँ तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता क्लास, और ना ही बच्चों को। दोनों लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में और रेगुलरली चल रहा है लाइव क्लास 8 to 10 जिसमें ग्रामर शुरू किया है। ग्रामर का टॉपिक पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर से शुरू किया, फिर उसके बाद थोड़ा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब इन सब के बारे में बताया। उसके बाद फिर नाउन से क्लास अपना चालू है। तो कोई भी बच्चे जो हैं वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या जो पहले के क्लास के वाइट बोर्ड पे रिकॉर्डेड वीडियोज है उसको देख सकते हैं और जो रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव का भी एंजॉय करना चाहते हैं तो लाइव में फ़ायदा ये है कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसके पहले ही पीडीएफ आपको उसमें डल जाती है। तो ये फ़ायदा है। ऑफलाइन क्लास का जो मोड है इस मोड में भी हम वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं 2 घंटे में, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो 2 घंटे का क्लास होता है इसमें ये जो ऑफलाइन क्लास जो है इसमें आपका कुछ मैं बता दूं उसके बाद आपके डाउट्स मैं लूँगा। इसमें ग्रामर, रिटेन, वोकेबलरी और कम्युनिकेशन ये चारों चीज़ को रखा गया है। और रीडिंग तो है ही, ये कम्युनिकेशन में दोनों आ जाएगा। रीडिंग ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। इसका जो मैंने जो तरीका है मेरा पढ़ाने का वो मैं थोड़ा बता दूं कि जो क्लास मोड है जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है ऑफलाइन, ऑफलाइन जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये क्लास मोड ऑफलाइन है और क्लास ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स का होगा मंडे टू फ्राइडे। और रोज़ 50 मार्क्स का टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन में सारे बच्चों को मिलेगा, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी। और इसके अलावा क्लास में जब आप एंट्री करते हैं उस समय भी आपको एक हैंड आउट मिलता है जो आपने पहले पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और एक हैंड आउट मिलता है वोकेबलरी का। तो दो हैंड आउट एंट्री और एग्जिट के समय आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है। ये हमारा जो है स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है ऑफलाइन का, जिससे बच्चों को ना सब चीज़ एकदम रिवाइज हो जाता है। तो ये दो हैंड आउट आपको प्रैक्टिस का रोज मिलता है। 1 घंटा रोज मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा और इसी ग्रामर का अगले दिन प्रैक्टिस कराएंगे हैंड आउट देके। शुरुआत जो होता है वोकेबलरी से होता है, तो वोकेबलरी का सीट पहले मिलेगा और उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के, बोल के नहीं लिख के करवाते हैं। और राइटिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स में से कोई एक 30 मिनट्स का होगा। 5 अप्रैल को शुरू हो रहा है 2022, 5 अप्रैल को, और 8 महीने का कोर्स है। जिनको जल्दी करना है तो वो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ सकते हैं, क्लास के ही वीडियो हैं।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ऑफलाइन के सैलिएंट फीचर हैं, फीचर 1 कि हैंडआउट्स मिलेगा एक्सरसाइज के लिए क्लास में रोज। हैंडआउट्स वोकेबलरी पे जब एंट्री करेंगे क्लास में उस समय, और एक हैंडआउट्स मिलता है ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। ये क्लास के अंत में इसी के साथ समापन करते हैं क्लास का। और वैलिडिटी है अप टू सिलेक्शन, जब तक आपका जो भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक उस पर सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप पढ़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फी आपको नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे पुराने बच्चे हैं वो आएंगे, उनको कोई फी नहीं देना होगा एक्स्ट्रा। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स हैं, शुरुआत इसी से करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन सब डिटेल में चलेगा, सब डे आउट प्लान है। डिटर्मिनर्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मूड, मॉडिफायर, फाइनाइट वर्ब, सारा डिटेल्स में, सारे इसमें फाइनाइट में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स जितने भी वर्ब हैं, हर तरह के फैक्टेटिव वगैरह सब आ जाएंगे। नॉन फाइनाइट में जीरेंट हर टाइप्स के, इन्फिनेटिव हर टाइप्स का, और पार्टिसिपल हर टाइप्स का बताया जाता है। इसके अलावा कंडीशनल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, सिंटैक्टिक सेंटेंसेस और सिमेंटिक सेंटेंसेस दोनों बताए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, नरेशन, एडवर्ब्स, और एक जो आपका हो गया क्लैप सेंटेंस। ये पूरा ग्रामर के टॉपिक हैं जो ऑफलाइन क्लास में भी कवर होंगे और ऑनलाइन क्लास में भी कवर होंगे। तो जिसको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में ही आना है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में भी आना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो काम करिए। मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हो गया हूँ। वोकेबलरी के जो टॉपिक्स हैं, रूट वर्ड से सारे वर्ड्स को बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर ऑफ स्पीच, लॉ टर्म्स, बिजनेस टर्म, लैंग्वेज टर्म्स, बुक इन्वायरमेंट, स्टाइल, फिलोसफी टर्म, स्टडीज टर्म्स, सिनोनेम्स, एंटोनेम्स, ग्रुप टर्म्स, ये सारे कुछ बताए जाते हैं। 18 टॉपिक्स कवर करते हैं वोकेबलरी में। इसके बाद आपका जो आता है रिटेन इंग्लिश का टॉपिक, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताते हैं रिटेन में पहले, फिर पैसेज बेस्ड आंसर राइटिंग जो यूपीएससी के लिए खास करके होता है या सीएपीएफ में जो पूछा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, थीसिस, काउंटर आर्गुमेंट, ये रिटेन के टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे हर दिन। और इसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस, एडिटोरियल्स, बिजनेस न्यूज़, गेम एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, पैसेज हर तरह के, हर लेंथ के, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं दोनों, क्लोज टेस्ट हर तरह के, 5 वर्ड्स वाला रैपिड फिलर्स और 10 वर्ड्स वाला या 10 से ऊपर वाला, ये सारी चीज़ आपको कवर करवाए जाते हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। वही टॉपिक होंगे, बस मोड अलग होगा, सारी चीज़ें वही हैं। कम्युनिकेशन में क्या कराएंगे कि सेंटेंस फ्रेमिंग करना सिखाएंगे सारे इडियम से, सेंटेंस फ्रेमिंग करना सिखाएंगे सारे फ्रेजल वर्ब से, सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे सिनोनिम्स का, सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, एक्सटेम्पोर, स्पीचेज, ये सारे। मतलब बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा, बहुत ही इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी। ये सारे आपके ऑफलाइन के हो गए, और ऑनलाइन में भी वही था जो आपको मैंने बताया था। ऑनलाइन क्लास भी आप ये वाला जो था ये आपका टेरिफ था, मतलब जो फी स्ट्रक्चर से वो है कि फी स्ट्रक्चर अगर आप ऑफलाइन कोर्स जो है 9000 गए है, ऑफलाइन क्लासेस बुक्स भी मिलेंगे और ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लाइव सब इसमें मिल जाता है 9000 में। अगर सिर्फ 7000 पे करेंगे तो ऑफलाइन क्लास मिलेगा अप टू सिलेक्शन और बुक्स। 4000 पे करते हैं ऑनलाइन में तो सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब रिकॉर्डेड लाइव सब। और 2000 करेंगे तो सिर्फ रिकॉर्डेड जो क्लास का पढ़ाया हुआ व्हाइट बोर्ड पे जो है वीडियो उसको करेंगे। अभी आप लोग से मैं इंटरेक्ट करूंगा तुरंत, बस इसको थोड़ा मैं समझा दूं। पेन ड्राइव कोर्स है 4000 का, और ये पेन ड्राइव कोर्स इसके साथ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री देते हैं। और बुक्स का 1543 है, लेकिन कोई भी कोर्स लेते हैं इनमें से कोई भी कोर्स तो सिर्फ आपको 1000 ही पे करने की ज़रूरत पड़ती। सही है दोस्तों। बाकी ये जो 4000 वाला लाइव कोर्स मैंने जो शुरू किया है इसका तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, और कोई बच्चे कभी भी इसमें इनरोल हो सकते हैं 2 साल तक, एनी टाइम कभी भी। आप अगर आपने अभी इनरोलमेंट नहीं कराया तो कभी भी इनरोलमेंट इसमें करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलता है। पीडीएफ पहले ही मिल जाता है क्लास के पहले। और ये जो टेस्ट है ना, ये आपका 50 मार्क्स का या 30 मार्क्स का जो है, ये रोज ही टेस्ट मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें। अभी वीकली होता था, अभी रोज करेंगे। 2 साल की वैलिडिटी है। ये ऑनलाइन के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगभग वही है, बस पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा मिलता है हर दिन। ये सिर्फ लाइव क्लास में ही मिल रहा है, और बाकी जो कंटेंट्स है वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। सही है, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इसमें आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग? राहुल पांडे जी, सुंदर कुमार जी, मंटू जी, मनोज निगम जी, नीरज जी, सभी को गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस में। इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और मैं कुछ, आपको तो पता ही है, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन दोनों एक साथ शुरू हुआ है। इस महीने में तो मैं काफ़ी बिजी था। अब सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ गई है, सब कुछ कंट्रोल में है। अब मैं आपसे रेगुलरली मिलूँगा यूट्यूब पे नए नए एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो आज सिर्फ आप पूछेंगे और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका टाइम अब शुरू होता है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और बताइए। जी सर, अंकित यादव जी, काफ़ी दिनों के बाद आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अंकित यादव जी। तो मैंने कारण बता ही दिया कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। सारा चीज़ फंक्शन में लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें मैं बिजी था। अब दिमाग को एक ही जगह लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पे चीज़ों को जस्टिफाई कर सकूँ। अब मैं आ गया हूँ, तो अब मैं रेगुलरली आपसे मिलूँगा। बहुत बढ़िया राम बाबू जी। चलिए, पहला जो सवाल पूछ रहे हैं वो है का, प्लीज टेल व्हाई नॉन फाइनाइट लाइक जीरेंड एंड इन्फिनिटिव हैव परफेक्ट कंडीशन कंटिन्यूअस form if they are not dependent upon time tense। अच्छा, ये जो इन्फिनेटिव्स जो कह रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए इन्फिनेटिव जो होता है ना, वो 5 तरह का होता है। एक एक्चुअली एक 4 ही तरह से उसको बांट के पढ़ सकते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव, जिसमें एक बेयर इन्फिनेटिव और एक फुल इन्फिनेटिव आ जाता है। जैसे इन्फिनेटिव जो होते हैं, इन्फिनेटिव जो होते हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव के 4 काइंड्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव। ये भी 2 तरह का होता है। एक आपको पता है, एक होता है फुल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जिसमें 2 + v1 का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो हो जाता है वो होता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। और दूसरा जो काइंड होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। दूसरा जो होता है हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है तो टू बी और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव है तो इसमें जो स्ट्रक्चर हो जाता है टू है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक होता है दोस्तों, वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, तो इसमें जो हो जाता है आपका टू हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो ये 4 इन्फिनेटिव्स को बनाया गया है। तो ये जैसे आपने टेंस में पढ़ा है कि 4 टेंस होता है, उसी तरह से ये 4 होते हैं। ये फॉर्म के आधार पे बदला गया है। तो इसका टेंस
तो एक जो आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट जो टेंस होता है, तो टेंस वो टाइम के अनुसार बांटा गया है। तो ये बात सही है जो आपने लिखा है कि टाइम इसमें नहीं होता है। तो अगर मान लिया कि इनका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ये मेन वर्ब के टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में इसको समझाऊं, he seems to be playing, he seems to be playing। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये मतलब प्रेजेंट टेंस में है। ये मेन वर्ब जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जो समय होगा, इसका अपना समय होता नहीं है, ये जो है ना टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम कह रहे हैं कि वह, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अभी खेल रहा है। अब अगर हम इसमें अगर हम टेंस चेंज कर देंगे तो टेंस हम यहाँ चेंज करेंगे, सीम्ड। तो ये सीम्ड जो है, अगर हम कह रहे हैं ही सीम्ड टू बी प्लेइंग, तो इसका जो टेंस है, इसका जो समय है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हो गया ऐसा प्रतीत होता था कि वह खेल रहा है, मतलब ये पास्ट में हो गया, इसके अनुसार टाइम चेंज हुआ है। अगर हम फ्यूचर में लिखेंगे ही विल सीम, ऐसा प्रतीत होगा, ही विल सीम टू बी प्लेइंग, ऐसा प्रतीत होगा कि वह खेल रहा है। तो ये तीनों टेंस में हम जो बदल रहे हैं, तीनों अलग अलग में, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, चेंज जब भी होगा तो इसमें होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब आप पूछ रहे हैं कि ऐसा हम क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते। जैसे इनका हम यूज़ नहीं कर सकते, टीम का, अपीयर का, साउंड का, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो उनको उनके साथ अगर कोई एक्शन देख के कंटिन्यूटी में बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक और टूल्स दिया गया है, वो है हमारा नॉन फाइनाइट। तो उस हिसाब से इनका यूज करते हैं। अब यही अगर हमें बनाना हो, ऐसा लगता है कि वह खेल चुका है, तो ऐसा लगता है कि वह खेल चुका है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ही सीम्स टू हैव प्लेड। तो अब यहाँ पे जो परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाए हैं, ये तो हम जरूरत के हिसाब से अपने लगा दिए। आपको लगाना है ये समय देख के, अगर समय उसमें दिया हुआ है तब। अगर हम कहें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सुबह से खेलता आ रहा है, सुबह से खेलता आ रहा है, तो समय को देख के ही हमको इसको भी चेंज करना होता है। तो सिंस मॉर्निंग है, तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन है जिसमें सिंपल इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जो हम रूल लगाते हैं टेंस का वही लगाते हैं, लेकिन कुछ खास वर्ब हमें याद रखना होता है। यहाँ पे हो जाएगा ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग, ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जरूरत इसका होता है कुछ खास वर्ब के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है, और इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। सही है? चलिए अगला जो सवाल आ रहा है वो है मॉडिफायर और क्वालिफायर में क्या अंतर है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मॉडिफायर क्या होता है। मॉडिफायर जैसे मॉडिफिकेशन जो वर्ड है इससे आपका पता चलता है, मॉडिफायर और क्वालिफायर। अब ये जो 2 वर्ड हैं, तो मॉडिफायर में तो एक आपका एडजेक्टिव आ जाता है और एक एडवर्ब आ जाता है। तो जितने भी एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं वो सारे हमारे मॉडिफायर हैं, सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हैं हमारा मॉडिफायर है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर में इसका कोई रोल नहीं होता है, उसको हटाने के बाद यानी मॉडिफायर को हटाने के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं होगी। मॉडिफायर का यूज हम करते हैं अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। जैसे हमारा एक साधारण सा घर है और घर में हम नई नई चीज़ें लगा रहे हैं, नया वॉशिंग करा रहे हैं या कुछ नया इंटीरियर डिज़ाइन करवा रहे हैं, नया नया एसी फिट कर रहे हैं या कुछ उसमें लुक में चेंज कर रहे हैं, तो वो हम मॉडिफिकेशन जो कर रहे हैं तो वो घर ही रहेगा, और ना भी करें तब भी वो घर ही रहेगा। तो सेंटेंस का वही बात है कि जितने भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं उसको आप बोलते हैं मॉडिफायर। जैसे आप एक सिंपल हैं, क्लर्क का काम करते हैं, लेकिन क्लर्क का काम कर रहे हैं लेकिन आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लर्क से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है कि पहले आप एक क्लर्क के कैटेगरी में थे और यूपीएससी क्वालिफायर हो गए आप, यानी कि अब आप आईएएस के कैटेगरी में हो गए।
तो उसी तरह से जैसे अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है और ये अगर काम करने लगे एडजेक्टिव का, तो ये जो है हमारा मॉडिफायर हो जाएगा। अगर कोई नाउन है और अगर एडजेक्टिव का काम करने लगा, यानी इसका क्लास जो था एक क्लर्क का था और बाद में ये आईएएस बन गया, यानी क्वालिफाई हो गया, दूसरे रैंक में आ गया। जैसे अगर हम कह रहे हैं अ 5 ईयर प्रोजेक्ट, 5 ईयर प्रोजेक्ट, तो देखिए ये 5 ईयर प्रोजेक्ट है, ये वाला फ्रेज का हेड वर्ड जो है ये हमारा नाउन है ना, ये नाउन है। लेकिन नाउन के पहले ये जो ईयर भी अगर इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो ये जो ईयर है ये भी हमारा नाउन है। लेकिन नाउन तो है, जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ 5 ईयर्स, तो यहाँ पे 5 ईयर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ये भी नाउन फ्रेज है। लास्ट में हमने जो हेड वर्ड लिखा है ये हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन यही यहाँ पे जो ईयर्स था ये हमारा नाउन था, लेकिन ये नाउन यहाँ पे क्वालिफाई हो गया क्या, जब भी नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज का हेड वर्ड हमारा नाउन होता है, लेकिन हेड वर्ड के पहले जो भी वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव होने की वजह से इसका फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में रखा गया और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ये नाउन से क्वालिफाई करके बन गया एडजेक्टिव, तो इसको हम एडजेक्टिव ना बोल के, मतलब मॉडिफायर ना बोल के क्या बोलेंगे, क्वालिफायर। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल क्या है। चलिए अगला बताइए सर, सपोज जूस 2 मैंगो से बनी है, तो जूस इज मेड फ्रॉम मैंगो। मैंगो, यहाँ मैंगो मटेरियल नाउन है कि क्या है सर? जो भी फ्रूट होते हैं ना, वो हमारे फ्रूट जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे फ्रूट जो वर्ड है ये अपने आप में कॉमन नाउन है। फ्रूट, फ्रूट का मतलब अलग अलग फल हो गए, फ्रूट्स बोलते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जो मीनिंग आता है वो होता है परिणाम। फ्रूट के जो भी टाइप आते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ये सब हमारे एक जाति को बताता है। तो ये हमारा कॉमन नाउन है, ये जो है हमारा कॉमन नाउन है। सही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जूस इज मेड फ्रॉम मैंगो, तो यहाँ जूस जो है उसको तो आप गिनते नहीं हैं, ये तो जैसे पानी है, दूध है, शहद है, वैसे ही जूस है, ये हमारा मैटेरियल नाउन है। लेकिन ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो मैंगो लिखा गया है ये हमारा नाउन है। तो मैटेरियल नाउन ये हुआ, ये नहीं। मैंगो जो है ये आपका हमेशा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप जो बोल रहे हैं कि जैसे अगर आप कहना चाह रहे हैं कि दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर, तो दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर इसका मतलब है कि ये जो किताब है इसको बनाया गया है। तो किताब को बनाने के लिए जो प्रयोग हुआ है वो हमारा मैटर है। तो ये हमारा मैटेरियल नाउन हुआ, ये मैटेरियल नाउन नहीं हुआ। यहाँ पे ये बता रहा है, ये ओरिजिनेटिंग सोर्स बता रहा है कि कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, मैंगो से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनेटिंग सोर्स है। तो कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही बात अगर याद रखेंगे तो फिर आप में गड़बड़ हो जाएगा। तो कई चीज़ों को देख के हम समझते हैं। जैसे मैटेरियल नाउन जब भी आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ एक बात ये तो समझने के लिए बताया जाता है कि जिससे कोई चीज़ तैयार किया जाए, लेकिन मेन बात तो ये बताया जाता है कि कोई भी मैटर, मेटल, फूड ग्रेन, फूड आइटम जिसे मापा जाए, जिसे तौला जाए, वो अनकाउंटेबल है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये हमारा कॉमन नाउन है। समझ में आया रजनीश जी? इसके पहले जो सवाल था वो अमिताभ बोस का था। अमिताभ बोस, सही है ना नाम? और ये जो दूसरा जो सवाल है मैंगो वाला, ये जो है ये रजनीश जी का है। चलिए अगला जरा सवाल करें।
सेंटेंस के बीच में टू है प्लस नाउन होता है सर, बता दीजिए डिटेल से। टू है प्लस नाउन, टू हैव का मतलब जो लेक्सिकल मीनिंग होता है पॉसेस करना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, सही है। या आई वॉन्ट टू हैव डिनर, आई वॉन्ट टू हैव लंच, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ टू हैव है और ये सब नाउन है। तो जब भी कोई नाउन अगर वर्ब से नाउन बनता है, जैसे रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, वर्ब है। ड्रिंक भी एक वर्ब है, बात भी एक वर्ब है। तो जब भी वर्ब नाउन का काम करता है तो आपको आर्टिकल्स ए का प्रयोग करना है। अब डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये तो हमारा मटेरियल नाउन है, तो अगर यहाँ पे गलती से लगा देंगे, ये तो है ही नाउन और ये वर्ब से नाउन बना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इसके साथ ए लगाना है। तो टू हैव का मतलब अलग अलग होता है। टू हैव का मतलब तो रखना होता है। लेक्सिकल जो इसका मीनिंग होता है, लेक्सिकल का मतलब होता है, लेक्सिकल मीनिंग जो इसका होता है वो होता है पॉसेस करना, रखना। लेकिन यहाँ पे इसका डिलेक्सिकल मीनिंग है। जैसे मैं आराम करना चाहता हूँ, तो डिलेक्सिकल में इसका अपना जो मीनिंग है ना, इसका अपना मीनिंग खत्म हो जाता है। इसका मीनिंग जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। इट्स मीनिंग इट्स न्यूट्रलाइज्ड। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जो इसका मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग होता है। जैसे आई रेस्ट, अगर हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है। इसका अपना कोई मीनिंग लेक्सिकल मीनिंग नहीं रहता है, डिलेक्सिकल हो जाता है। तो इसको हम जब अपना मीनिंग खत्म हो जाता है ना, तो इसको हम डिलेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ये हमारा जो है वो डिलेक्सिकल वर्ब है, इसका अपना मीनिंग नहीं है, इसके अनुसार ही मीनिंग। जैसे ड्रिंक का मतलब तो पीना होता है, तो यहाँ पे भी वही हो गया। आई वॉन्ट टू ड्रिंक बोलेंगे तब भी वही बात होगा, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। तो हम बस ये जो वर्ड डिलेक्सिकल वर्ब इसलिए लगाते हैं कि हम कुछ एडिशनल मॉडिफायर को यूज कर सकें। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट टू हैव, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, तो हम यहाँ पे चाहें कि कोई मॉडिफायर लगाएं तो संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं आई वॉन्ट, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, तो टू ड्रिंक सॉफ्ट नहीं बोल सकते, आई वॉन्ट टू हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो डिलेक्सिकल वर्ब का यूज करने से ये फायदा हो जाता है कि हम अतिरिक्त जो मॉडिफायर है इनका यूज करके अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ हॉट ड्रिंक, शॉर्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे हैं। तो हम अतिरिक्त जो मॉडिफायर्स है उनका प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हम डिलेक्सिकल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात है। ये जो सवाल था, ये सवाल था राम बाबू जी। सही है दोस्तों, चलिए। एसके सुमन जी, गुड इवनिंग सर। अगला जो सवाल है, नीरज, है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पूछना क्या चाहते हैं, इसमें डिटेल में बताइए। है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या पूछना चाहते हैं। सेंटेंस के बीच में टू है प्लस नाउन, ये हो गया। हेलो सर, हाउ आर यू। आई एम फाइन। जुबैर जी बहुत बढ़िया है सर, अपना सुनाएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बस थोड़ा बिजी था इसलिए आप लोगों से रेगुलर नहीं मिल पा रहे थे, अब रेगुलरली मिलेंगे। A student is to teach, ये स्टूडेंट इज टू टीच और स्टूडेंट इज टू बी टाउट। सबसे पहले इसको समझना है कि स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आर टू टीच अगर बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि स्टूडेंट्स पढ़ाने वाले हैं। लेकिन सही बात यह है, जनरली हम जानते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाते नहीं, पढ़ते हैं, तो इसको पैसिव में लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स
को पढ़ाया जाना है, आर टू बी टॉट, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे, नीरज जी एक्टिव एंड पैसिव जानना चाहते हैं। एक्टिव एंड पैसिव तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो तो हम पूरा क्लास आज कर भी ले 2 घंटा तो नहीं होगा, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर अगर कोई सवाल है वो रखें। हाँ हाँ जी सर, सुमन जी बहुत दिन से मैं भी मिलना चाह रहा था, लेकिन वो परेशानी है, ऑफलाइन में बिजी थे। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ऑफलाइन कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि मैं ऑफलाइन खोलूंगा अभी 2-4 महीने के बाद, लेकिन बच्चे सब बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलिए खोल देते हैं, ऑफलाइन भी चालू कर देते हैं, ऑफलाइन में भी सेवा देंगे आपका। जिनको मिलना है आके मिल सकते हैं, ऑफिस वगैरह सब फंक्शन में आ गया है, तो अब बैठ के बात करेंगे हम लोग। She said to her companions, why not stay overnight here? She said to her companions, why not stay overnight here? अंकित यादव जी का सवाल है, बढ़िया सवाल है। इन्होंने, अंकित यादव जी ने एक सवाल किया है, She said to her companion, companion, why not stay overnight here? हालांकि ये सवाल गलत है, उन्होंने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है, वो गलत है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता ना, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग और लगाते, वाई डू नॉट स्टे ओवरनाइट हियर, या वाई डिड नॉट स्टे ओवरनाइट हियर, या वाई शुड नॉट स्टे हियर ओवरनाइट हियर। तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक सलाह देने वाला सेंटेंस है। ये जो है ना, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, क्यों ना दूसरे दुकान में चलें, तो एक सलाह है। तो ये जो है एडवाइस कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है। अगर सवाल होता ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग और लगाते, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पीरियड लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए। तो जब ये एडवाइस कर रहा है, तो यही चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि एडवाइस्ड हर कंपेनियन टू स्टे ओवरनाइट, और हेयर का देयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बात जो है ना वो पास्ट में हो रही है ना, ये पास्ट में है, तो पास्ट में हो रही है, तो पास्ट में हमें बदलना पड़ता है, नज़दीक वाले चीज को प्रेजेंट में से पास्ट में करिए, दूर में चला गया ना, पास्ट हो गया। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट हमारा सही है। चलिए अगला जो सवाल है, मैंगो इज स्वीट, पैसिव वॉइस बनाएंगे सर क्या? हाँ, ये क्वैसी पैसिव होता है, ये क्वैसी पैसिव होता है। इस पे भी चलिए मैं अगला जो वीडियो आपको बनाऊंगा क्वैसी पैसिव पे ही बनाऊंगा, तो इसको हम बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली पैसिव तो नहीं है, लेकिन पैसिव इसका यूज में आता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं मैंगो इज स्वीट, हालांकि इस सवाल ऐसे लिखना चाहिए, मैंगोज आर स्वीट, है ना। कभी भी कॉमन नाउन लिखेंगे सिंगुलर तो डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, अन्यथा प्लूरल में लिखिए। तो मैंगोज आर स्वीट, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब तो है नहीं, तो ये तो हमारा लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब होता नहीं है, अवस्था बता रहा है। तो ऐसे केसेज में इस वाक्य में हाउ क्या निकल रहा है, इससे संबंधित जो है कोई ऐसा वर्ब हमें निकालना है कि जो इससे इसका जो मीनिंग है सही से स्पष्ट करे। तो मैंगोज मीठा होता है कब? जब हम इसको टेस्ट करते हैं, तभी हमें मीठा है कि खट्टा है पता चलता है। तो टेस्ट अगर हम लगा देते हैं तो कोई गलती नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगोज आर स्वीट when they are tasted, when they are tasted। सही है, इस तरह से हम बना सकते हैं। क्वैसी पैसिव है, इसके बारे में, क्वैसी पैसिव के बारे में, पर्सनल पैसिव के बारे में, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आने वाले वीडियो।
तो ये जो सवाल था आपका किसका था? राहुल पांडे जी का। ये सवाल जो है राहुल पांडे जी का है। आगे बताइए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, स्ट्रक्चर है। और फंक्शन की कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है वो जानना है आपको, और उसके हिसाब से हम उसका ग्रामेटिकल क्लास तय कर पाते हैं। फंक्शनल इसी हम पढ़ते हैं। तो ना प्लीज रिपीट मॉडिफायर क्लियरली। मॉडिफायर का मतलब होता है कि जो वर्ड चीज़ों को सेंटेंस में, किसी खास पार्ट ऑफ सेंटेंस को किसी पूरे सेंटेंस में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उनका प्रयोग होता है। वो सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है, उसको हम हटा भी दें तब भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ नमस्कार सुनीता गहलोत जी, मयंक मिश्रा जी, सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग क्लास शुरू कर चुके थे। आसिफ इकबाल जी, देखिए आसिफ इकबाल जी का सवाल है आई नीड गो, बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ नीड जो है ना मेन वर्ब है, और नीड जब भी मेन वर्ब में आए या डेयर जब भी मेन वर्ब में आए तो फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। आई नीड टू गो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा जो नीड रहता है वो मेन वर्ब रहता है। ये हमेशा मेन वर्ब रहता है। आई नीड टू गो बोलना है। लेकिन अगर यही हम लेके चलें नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर नीडंट लगा है, नीड नॉट लगा है, तो फिर यहाँ गो ही बोलना है, टू गो नहीं बोलना है। क्योंकि यहाँ पे नॉट जिसके साथ लगा है वो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब जब हो गया तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो गया? मोडाल। तब हम इसके साथ मेन वर्ब जो लगाएंगे, कोई भी मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से बोले आई डोंट नीड टू गो, तो फिर यहाँ टू गो ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रक्चर को, इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके साथ है, यहाँ नॉट नीड के साथ था, यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। जब ये मेन वर्ब का काम जब भी करे तो फुल इन्फिनेटिव लेता है। ये सवाल है जी सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाँ, बीएड बढ़ा दिया व्यस्तता की वजह से बढ़ गया है, हटा देंगे। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? नयन सौरभ जी, चलिए देखिए सर, ये जो पॉजिटिव वर्ब है ना, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक आपका क्यूजेटिव वर्ब भी आ गया, जिसको कॉम्प्लेक्स वर्ब में लिखते हैं फैक्टेटिव वर्ब आ गया, या सीडो वर्ब आ गया। तो उसी तरीके से स्टेटिव वर्ब भी इसमें आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। तो क्यूजेटिव वर्ब जो होता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी क्यूजेटिव वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है ना, ये किसी दूसरे व्यक्ति से, मतलब यह जो व्यक्ति है ना, यह कारण है जिसके वजह से दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई एजेंट काम करता है। तो पॉजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता, बल्कि दूसरे कोई व्यक्ति से काम करवाता है। जैसे आप मेक का मतलब बनाना हुआ, तब तो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव है। लेकिन मेक का मतलब जब फोर्स करना हुआ तो पॉजिटिव वर्ब हो गया। फोर्स करना या कंपेल करना, ऑब्लाइज करना, ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। जैसे हैव का मतलब रखना होता है, तो हैव हमारा जो है ये हमारा मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन यही हैव या गेट का मतलब पॉजिटिव हो जाता है जब इसका मतलब हो जाएगा कि किसी को हम कन्विंस कर रहे हैं, परsuade कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं कोई काम को करने के लिए, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब हो जाता है। जैसे रिक्वेस्ट है, जैसे रिक्वेस्ट अगर हम बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव वर्ब है। ऑर्डर है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है। बीड है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है।
क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होगा ना, ये सारे वर्ब के जो सब्जेक्ट होंगे ना, ये खुद से कोई काम नहीं करता, बल्कि ये कॉज बनता है, कोई भी एक्शन को प्रोड्यूस करवाता है किसी दूसरे एजेंट से। तो ऐसे वर्ब को हम क्यूजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं रिक्वेस्ट का। तो अगर मैं यहाँ कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट हिम टू टीच देम, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू टीच देम मतलब ये जो एक्शन है ना टीच करने का, ये जो एक्शन है ये करेगा वह, और पढ़ाया जाएगा इन लोगों को। लेकिन ये जो एक्शन होगा ना उसका कारण ये है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कारण बनता है किसी दूसरे से कोई काम को करवाने के लिए। सही है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है कारण बनता है। आ रही ये बात समझ में? ये बात है। चलिए अच्छा है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सारे वीडियोस मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड करके भी ये सारी वीडियोस को मैं आपको अपलोड कर दूंगा। जो पहले वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, दोनों को मिला के मर्ज कर देंगे और फिर अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित यादव जी। आपके जो विचार हैं वो सही में मतलब वेलकम करने लायक है। धन्यवाद, शुक्रिया। इंग्लिश बोलने का तरीका ये है कि कोई भी वर्ड जो है ना, जैसे आप सिनोनिम पढ़ते हैं तो उसको सेंटेंस फ्रेमिंग में यूज करिए पहले। जैसे कोई भी वर्ड है ना, तो सेंटेंस फ्रेमिंग अगर करते हैं, अगर हम उसका सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, आ रही है आवाज? हाँ, तो सेंटेंस फ्रेमिंग करिए। जैसे कोई इडियम्स है, तो इडियम जब भी हम 20, जैसे दो तरीका है। बहुत सारे बच्चे परेशान वोकेबलरी में इसलिए होते हैं क्योंकि वो बोलने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जब रिटेन से आप कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहेंगे तो वो 100% आपको मिलेगा। जैसे मैं क्लास में जो वोकेबलरी कराता हूँ, वो जैसे बाकी जो टीचर हैं वो न्यूमेरिक सिस्टम से कराते हैं, बोल बोल के कराते हैं, वर्ड से लिंक करेंगे, वो तरीका हमारा नहीं है। हमारा तरीका है जो भी वर्ड है उसको मिलान करिए, और मिलान करने के बाद उस वर्ड को लिखना है ताकि स्पेलिंग सही हो। और उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मैं मौका देते हैं, बोलिए, जो आपको प्रीवियस क्लास में हुआ है, और नए नए वर्ड्स को मैं बताता हूँ। और उसके साथ उसके जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं कि इससे हम कैसे नाउन बनाएंगे, कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे, कैसे एडवर्ब बनाएंगे, तो एक पूरा लॉजिक के साथ जब हम उसको बांधते हैं तो वो वर्ड हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर चीज़ में मैं रिटेन को डालता हूँ, तो वो उसका रिटेंशन बहुत बढ़िया होता है। तो इन चीज़ों का प्रयास करना है। तो रिटेन के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में दोनों आ जाता है, रिटेन और स्पोकन, तो दोनों है। तो रिटेन के बेसिस पे हम अपना दोनों कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं, मतलब जो बढ़िया कहा जाए कि स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। ये है मयंक जी। अंकित जी पूछ रहे हैं कि वेजिटेबल और वेजिटेबल्स में क्या अंतर है। देखिए, ये जो वेजिटेबल है ना, ये एडजेक्टिव है। वेजिटेबल का मतलब एबल लगा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब वनस्पति होता है। और कोई भी एडजेक्टिव है कुछ खास, जिसके साथ हम एस लगा के इसको प्लूरल कॉमन नाउन बनाते हैं। तो ये सब्जियां हो गया, तो इसका ग्रामेटिकल क्लास अलग हो गया। ये एडजेक्टिव है और ये प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है ना, ये प्लूरल कॉमन नाउन है। जैसे स्वीट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है ना, और स्वीट से बोल रहे हैं स्वीट्स, ये हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल वर्ब लगेगा और प्लूरल फॉर्म में रहता है। जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट का मतलब संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड, लेकिन जब हम कंटेंट्स बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सामग्री। वैसे ही वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स, ईटेबल, ईडेबल्स, जैसे पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल्स हो जाएगा। एडिबल बोलते हैं, ये पीने योग्य हो जाता है, पोर्टेबल। एडिबल हो जाता है खाने योग्य, ये एडजेक्टिव है। तो एडिबल से बोलते हैं
एस लगा के, तो ये बन जाता है खाने योग्य वस्तुएं, जैसे इसेंशियल, इसेंशियल्स, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स। समझ रहे हैं ना? तो ये फर्क है, दोनों में ग्रामेटिकल डिफरेंस है। चलिए सर, और बताइए, पूछिए। ही मेड आउट हिज माइंड, ही मेड आउट हिज माइंड। सर मेड आउट जो कि फ्रेजल वर्ब है, आउट जो कि प्रीपोजिशन है, नहीं, आउट प्रीपोजिशन नहीं होता है। आउट बेसिकली जो होता है ओरिजिनली वो एडवर्ब होता है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट है हिज माइंड, आउट हिज माइंड, फंक्शन क्या कर रहा है? सर ये फ्रेजल वर्ब है, तो जैसे अगर हम आउट लगाते हैं ना, तो हम एक इंटेंसिफायर के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। इंटेंसिफायर, जैसे स्पीक का मतलब बोलना होता है ना, तो स्पीक आउट मतलब हम कह रहे हैं बोलो, मतलब जोर देके हम कह रहे हैं। स्पीक मतलब बोलो पोलाइटली, स्पीक आउट जोर से बोलो, मतलब आदेश दे रहे हैं। जैसे बीट आउट, पीट डालो, समझ रहे हैं ना? तो इसमें इम्फेसिस आ जाता है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम वर्ड को, हम जब आउट लगाते हैं तो वो इम्फेसिस डालने के लिए कई जगह यूज होता है। और कई जगह अगर प्लेस बताता है, आउट मतलब बाहर, तब फिर वो प्रॉपरली एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ हम एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे हीट आउट, तो हीट आउट का मतलब धक्का, हीट आउट करो, तो धक्का मारो तेजी से। और जैसे कई बार होता है जोर से बोलते हैं आई फिनिश्ड आउट ऑल, फिनिश्ड आउट का मतलब हो गया कि सारा चीज एकदम मैंने खत्म कर लिया। तो इम्फेसिस डालने के लिए उनका प्रयोग करते हैं बहुत सारे मेन वर्ब के साथ। गुड इवनिंग जी, शशिकांत कदम जी, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट इंग्लिश टीचर इन माई आइज, थैंक यू। ऐसा ही सर शुभकामना देते रहिए, मैं आपके लिए बहुत सारे काम करते रहूं तमाम जिंदगी। हाँ जी सर, रिजवान जी, मेरा बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आप 9599614791 जो नंबर चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे है इसके नीचे, तो इस पे कॉल करके भी आप बुक अपने घर पे मंगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी वर्ड को हम पहचान सकते हैं कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, जब हम आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनीशन को जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन के बेसिस पे। और यही हमारा रोड मैप होता है, और उसी के बेसिस पे हम उन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसे समझने के बाद हर वर्ड को उसी के बेसिस पे समझा जाता है। क्वालिटी जो वर्ड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर हम बोलते हैं ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का जवाब मिलता है कैसा है, किस प्रकार का है। और ऑनेस्टी बोल रहे हैं तो ये उसकी व्यक्ति की क्वालिटी है, जिसकी वजह से आप उसको बोल रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है। तो क्या है उसके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पूछते हैं व्हाट, whom, who, which से। तो क्या है उसके पास? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट, कैसा है? ईमानदार है। तो ये इस नाउन, इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसके पास है क्या? उसके पास है ऑनेस्टी। तो क्या है उसके पास? यहाँ पूछिए क्या है उसके पास? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी हो गई, तो क्या से जो पूछेंगे वो हमारा नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही फर्क हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ब्रेव, कैसा है वह? ब्रेव है। लेकिन अगर हम ब्रेवरी बोल रहे हैं तो ब्रेवरी उसकी गुण है, क्या है उसके पास? बहादुरी। जैसे अगर हम कह रहे हैं सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, फुल जो लगा है वो एडजेक्टिव होता है। वैसे ये हम आधा वर्ड बता रहे हैं, पूरा वर्ड ये है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं जैसे फुल लगा होता है वो एडजेक्टिव नहीं नाउन होता है। जैसे स्पूनफुल, हैंडफुल, बैगफुल, माउथफुल, फिस्टफुल। लेकिन ब्यूटीफुल कैसी है? सुंदर है। क्या है उसकी वजह से, जिसकी वजह से उसको हम ब्यूटीफुल कह रहे हैं? तो ब्यूटी, सुंदरता है उसके पास। क्या रखती है? तो उसके पास क्या है का जो जवाब मिले वो क्वालिटी जो नाउन होता है। और क्वालिटी बताने वाले जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है, इसको हम मॉडिफायर भी कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसको हम मॉडिफायर नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडिफायर वो होता है जो ऑप्शनल पार्ट होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही इज ऑनेस्ट, एक बच्ची पूछ रही थी सवाल, तो मैं उन सवाल को जवाब देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट जो है ये यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो वाक्य को पूरा करता है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं मोहन इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, मोहन इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, तो ये जो ऑनेस्ट है ये हमारा मॉडिफायर है, ये हमारा मॉडिफायर है। मॉडिफायर ऑप्शनल चीज होता है, ऑप्शनल पार्ट होता है। अगर इसको हम हटा भी दें तब भी ये वाक्य सही है कि मोहन इज अ डॉक्टर। लेकिन इसको अगर हम हटा दें, वही एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम मॉडिफायर नहीं बोलेंगे, इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर हम हटा दें तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, वाक्य पूरा नहीं हो जाएगा। ही इज क्या कुछ वाक्य कहना चाहता है जो पूरा नहीं पूरा नहीं है। फायर होता है वो ऑप्शनल होता है, उसको हटाने के बाद, जैसे घर है, घर को वॉशिंग करा रहे हैं, मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, अगर ना करें तब भी वो घर रहेगा, रहेगा ना। तो वैसे ही वाक्य में अगर हम मॉडिफायर को हटा भी दें तब भी वो वाक्य के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सही है। डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, गॉड नोज हु आई एम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? तो ये तो आपको पता ही है कि एडवाइस जो होता है ये हमारा वर्ब है, एडवाइस जो है ये हमारा वर्ब है, और एडवाइस जो है ये हमारा नाउन है। तो ये ग्रामेटिकल डिफरेंस है, ये वर्ब है सलाह देना और ये है नाउन। और सजेस्ट और एडवाइस में क्या अंतर है, ये सवाल बन सकता है। अच्छा, सजेस्ट और सजेशन तो हमें पता ही है कि एक हमारा वर्ब हो गया और एक हमारा नाउन हो गया, लेकिन एडवाइज और सजेस्ट में क्या अंतर है? तो एडवाइज जो हम देते हैं वो फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, यानी कि नियमतः हम देते हैं नियम के अनुसार। और सजेस्ट जो है ये हमारा इनफॉर्मल वर्ड है। जैसे अगर डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है कि अभी आपको ना मतलब कुछ चीज़ अवॉइड करना है, जैसे मतलब आपको अभी कोई ठंडा पेय पदार्थ या ये मसालेदार चीज़ नहीं खाना है, तो डॉक्टर ये फॉर्मली कह रहा है, नियमतः, नियम से उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर नहीं मानेंगे तो ये हमारा एडवाइस होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला शर्ट जो तुम परचेज किया है इससे बढ़िया है, परचेज करने जा रहे हो, इससे बढ़िया वो वाला शर्ट परचेज कर, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल है, कोई नियम के आधार पे नहीं है, अपना अपना चॉइस के आधार पे है। तो ये फर्क हो जाता है दोनों में। जैसे अलाउ और परमिट कहते हैं, तो अलाउ जो वर्ड है और परमिट वर्ड है, तो परमिट जो है हमारा फॉर्मल है और अलाउ जो है ये हमारा इनफॉर्मल हो जाता है। समझ रहे हैं? ये हो जाता है। चलिए सर, और कोई सवाल? टू सेव हिज एक्टिंग एज ए नाउन हेयर, कौन सा सेंटेंस था एक बार? हाँ, ही मैनेज टू सेव द गर्ल, ही मैनेज टू सेव द गर्ल, बिल्कुल सही है। मैनेज किया, क्या करने के लिए? मैनेज टू सेव द गर्ल। तो टू सेव जो है ना यहाँ पे मैनेज का ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब होगा तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। सर कुछ वर्ब्स के साथ पहले से ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्यों लगता है? देखिए, ये जैसे कुछ राइटर्स हैं जैसे लिख दिए कि ये वर्ड है इसके साथ ये आएगा, तो वो उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उस प्रीपोजिशन के बाद भी कुछ खास वर्ड रखे होते हैं, तो उसके अनुसार उसको याद किया जाता है सुविधा के हिसाब से, ताकि बच्चों को थोड़ा समझ में आए। लेकिन वो वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ा रहता है कि आगे ये वाला नाउन होगा। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाए तो हम अपने प्रीपोजिशन को बदलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ही लगाएंगे उस वर्ब के साथ। पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि आगे कोई चीज अगर बदलेगा तो बदलना पड़ेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि गो के साथ टू लगता है,
तो गो के साथ टू लगता है, कब हम कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये समझना होगा। गो के साथ फ्रॉम भी लग सकता है ना, गो के साथ विद भी लग सकता है, आगे कॉन्टेक्स्ट अगर बदल जाए, जैसे गो टू मुंबई और ही विल गो फ्रॉम मुंबई, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। गो विद योर ब्रदर, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। वर्ब आगे वाला वर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसका दो चीजों से संबंध बताना होता है वाक्य में। संबंध जानने के लिए, टाइम का संबंध, प्लेस का संबंध, डायरेक्शन का संबंध जानने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अगर दो चीज में संबंध दिखा रहा है तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वो तो पक्का है कि नाउन ही होगा। दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो ये आपको वाक्य में देखना होता है कि आगे वाला नाउन अगर बदल गया तो यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा, वर्ब चेंज कर देंगे बहुत कुछ बदल जाएगा, एडजेक्टिव चेंज कर देंगे बहुत कुछ बदल जाएगा। तो प्रीपोजिशन का जो मेन जो डिफिनीशन है, इसका काम संबंध बताना होता है, संबंध दिखाना होता है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में, जिसमें प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन प्रोनाउन रहेगा, वो फिक्स है, लेकिन उसका संबंध हम जिन चीजों से दिखाना चाहेंगे उसके हिसाब से प्रीपोजिशन रिलेशन के अनुसार बदलता है। हाँ, सुजोय मंडल जी, आप सवाल को रिपीट करें एक बार फिर से। क्वालिफायर और मॉडिफायर मैंने बता दिया है, तो उसको रिपीट ना करें, पहले ही हमने सवाल का जवाब दे चुका हूं, तो वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई। तो देखिए सर, रिप्लाई जो होता है मुख्य रूप से जो होता है, रिप्लाई जो होता है वो आपको रिटन में दिया जाता है, रिटन में। और आंसर जो होता है ये जो होता है ओरली दिया जाता है, यानी ओरली का मतलब हुआ बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ। तो पहला जो वोकैबुलरी हम लोग पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं कि कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करें, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स या रैपिड फिलर बनाते हैं ना, तो वहां पे दो वर्ड्स हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे बिग मतलब ही बड़ा हो जाएगा और ह्यूज भी है, ये दोनों वर्ड एक साथ आएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे स्मॉल का मतलब ही छोटा होता है और टाइनी का मतलब ही छोटा है, तो दोनों वर्ड एक साथ रहेगा। जैसे ब्यूटीफुल का मतलब ही सुंदर है और गॉर्जियस का मतलब ही सुंदर है, तो फर्क क्या है भाई? तो ये फर्क को आपको जानना है कि लिटरल मीनिंग तो एक है लेकिन दोनों में फर्क क्या है। तो जैसे हम कोई पत्र का क्या करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, रिप्लाई करेंगे, लेकिन टेलीफोन में अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो उसको आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आंसर करेंगे, क्योंकि वहां बोल के करना है। तो ये फर्क हो जाता है आपका। अंकित कुमार जी, ये सवाल जो था अंकित जी का था। चलिए और कुछ। राजकुमार पाल जी का जवाब मिल गया। राय बसु, हाँ, सेविंग्स अकाउंट या सेविंग अकाउंट क्यों नहीं होता, सेविंग अकाउंट क्यों नहीं होता? एक्चुअली सर देखिए, वो नाम के रूप में भले यूज किया जा रहा है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से सेविंग अकाउंट ही बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं, ये सही है। सेविंग्स अकाउंट अगर एक कोई नाम के रूप में यूज किया जा रहा है तो बात अलग है। ये तो ग्रामर के हिसाब से आपको तो पता ही है कि अकाउंट अगर नाउन है तो नाउन के पहले वाला जो नाउन होगा वो हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्वालिफायर है, मॉडिफायर नहीं। तो ये जो है जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो एडजेक्टिव में तो प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, उसका तो डिग्री होता है, तो एस लगाना गलत है। लेकिन अगर हम सेविंग्स अकाउंट नाम ही रख दें, एक नाम की तरह, ग्रामर के हिसाब से यहाँ नहीं देख सकते, नाम में ग्रामर नहीं देखा जाता है, तो एक नेम की तरह है। जैसे फोर्स का मतलब ताकत होता है, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ नाउन के रूप में, और यही फोर्स का मतलब कंपेल करना भी होता है वर्ब के रूप में। ये वर्ब हो जाएगा और ये हमारा नाउन हो जाएगा। तो जब हम फोर्सेस बोलते हैं तो इसका मतलब ट्रूप्स हो जाता है, सैनिकों का जत्था। लेकिन तो फिर एयर फोर्सेज क्यों नहीं बोलते, एयर फोर्स क्यों बोलते हैं? तो ये जो सेविंग्स अकाउंट अगर बोला जा रहा है कहीं पे तो वो ग्रामेटिकली तो गलत है, लेकिन अगर हम इसको नाम हम रखना चाह रहे हैं, अब रमेश नाम है आपका, तो रमेश में ही एस एच हो जाता है,
लेकिन अगर आपने बचपन से नाम ही ASH लिखा है तो ये कोई गलत नहीं कहेगा कि ए नहीं ई होगा। तो नाम के रूप में एयर फोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि ये सैनिकों की बात हो रही है, लेकिन ये नाम है। वैसे तो फोर्सेज होता है, लेकिन ये नाम है, तो वैसे ही नाम के रूप में अगर हम रखें तो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे 5 बनानाज इज द नेम ऑफ माई कंपनी। अब कहेंगे 5 बनानाज है तो आर होना चाहिए, इज क्यों हो रहा है? भाई साहब, हम नाम लिख रहे हैं। 5 बनानाज मेरे रेस्टोरेंट का नाम है, मेरे किताब का नाम है, मेरे कोचिंग का नाम है, लाइब्रेरी का नाम है। तो नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। सही है। देखिए सर, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि मेक, फॉर्म और क्रिएट, बिल्ड, जनरेट में क्या अंतर है? मेक, फॉर्म, क्रिएट, बिल्ड और जनरेट में क्या अंतर है? ये सब एक ही जैसा वर्ड है। तो मेक जो होता है, जैसे कोई आर्टिकल्स वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं खास तौर पे। लेकिन हम कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसके लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं। और ये जो है टेंजिबल चीज़ों के लिए है, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कुर्सी बनाना है, तो कुर्सी बनाना है वो टेंजिबल है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एक कहानी बनाओ या एक वर्ड का फॉर्मेशन करें, तो हम मेक नहीं, हम फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो कोई भी जो इनटेंजिबल है वहाँ हम प्रेफर करेंगे फॉर्म का, और जो टेंजिबल है जैसे कुर्सी बनाओ, मेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो उसके लिए मेक का प्रयोग करते हैं। अब बनाना के लिए कुक होता है, तो हमें पता है ना कुक बनाना होता है, लेकिन ये भोजन बनाने के लिए होगा, कुर्सी बनाने के लिए नहीं होगा। अब यहाँ मेक यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो फॉर्म इनटेंजिबल चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। फॉर्म द वर्ड, फॉर्म द सेंटेंसेस, फॉर्म द स्ट्रक्चर, ऐसे जो हम टच नहीं कर सकते जिसको। क्रिएट करना मतलब जो चीज़ें है, मतलब जो चीज़ें अवेलेबल है, मतलब अब तक जो चीज़ें हैं, मतलब वो अब तक नहीं है, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं है, और अब हमें कुछ नई चीज़ें क्रिएट करनी है, मतलब जो है उसके अलावा। तो वहाँ पे हम क्रिएट का यूज करते हैं। क्रिएट अ न्यू वे, मतलब अब वो जो पहले वाला वे है वो हमारे लिए रिलीवेंट हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है, यूजलेस है। तो क्रिएट करना मतलब कोई चीज़ का क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ों का जिसका एग्जिस्टेंस अब तक नहीं है, उन चीज़ों के लिए हम क्रिएट का प्रयोग करते हैं। बिल्ड करना मतलब होता है कि कई सारे मटेरियल्स वगैरह मिला के हम कोई चीज़ यूज करते हैं, खास करके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के हम बनाते हैं। जैसे हाउस का निर्माण होता है तो बिल्ड करते हैं, या हम कोई भी चीज़ जो है, बिल्डिंग मतलब जहाँ पे खास करके ये भवन निर्माण वगैरह के लिए हम मुख्य रूप से इनका करते हैं। जनरेट करना ये अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, ये क्रिएट के सेंस में ही आता है मुख्य रूप से। जनरेट करना मतलब जैसे कोई नया सोर्स जनरेट करना, कोई चीज़ को जनरेट करना। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा हम समानता देखते हैं कि जनरेट करना का मतलब यही होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि अपना सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो, या जैसे हम कहते हैं कि कोई मशीन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे सोर्सेज को हम यूज करते हैं और उस सोर्स के थ्रू हम कोई चीज़ को जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं, उनको हम जनरेट कहते हैं। क्रिएट मतलब है कि कोई भी चीज़, जैसे हम जो नॉन एग्जिस्टिंग थिंग है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके लिए। और इसका है कि कोई चीज़ों को यूज करके उसके थ्रू हम कुछ जनरेट करते हैं। चलिए आगे बताइए। प्रोमो कोड होता है कि जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह अगर देना चाहे तो दे सकता है प्रोमो कोड। जैसे कोई बच्चा है, जैसे 2,000 रुपये फ़ी है, 2,000 की जगह हम चाह रहे हैं कि उनसे हम 1,600 रुपया लें, तो हम प्रोमो कोड जनरेट करके देते हैं कि उनका 400 डिडक्ट हो जाए। एक्सेस कोड का मतलब होता है कि हम किसी को हम एक्सेस दे रहे हैं कि आप इतने समय तक आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती।
MBBS CBI ये सब कॉमन नाउन के रूप में हम यूज करते हैं। MBBS है, CBI है, या कोई भी मतलब जो प्रोफेशन के नाम है, जिससे प्रोफेशन का नाम डिनोट होता है, जैसे MA बोल रहे हैं या MBA बोल रहे हैं या BA बोल रहे हैं, तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं, तो 5 MBAs हैं, 5 CAs हैं, 5 CS हैं, तो इनको हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, हमारा कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन नहीं समझिएगा इसको। हाउ टू मेमोराइज फ्रेजल वर्ब। मेमोराइज जैसा कोई चीज नहीं होता है सर, समझना है। फ्रेजल वर्ब का निर्माण जो हम करते हैं तो समझना है कि कोई भी वर्ब है, इसके साथ अगर हम इन लगा देते हैं, इनटू लगा देते हैं, पुट अप लगा देते हैं, पुट डाउन लगा देते हैं, पुट अवे लगा देते हैं, तो पहले तो इसका मीनिंग हमें समझना होगा कि इसका क्या हो जाता है। पुट ऑन कह रहे हैं, पुट ऑफ कह रहे हैं, तो अब यह पुट है, पुट मतलब रखना होता है, तो पुट अप का मतलब ऊपर रखना हो जाएगा, पुट अप का मतलब अब ऊपर रखना हो जाएगा। तो एक मतलब तो ये हो जाता है। पुट इनटू कोई चीज को अंदर में रखना होता है, पुट डाउन नीचे रखना होता है, पुट अवे दूर रखना होता है, पुट असाइड बगल में रखना होता है, पुट ऑन। अब पुट ऑन जो है, अब कुछ चीज ऐसे हम सरफेस से नहीं पता चलता है, तो इनर मीनिंग जानना होता है कि पुट ऑन, ऑन का मतलब कनेक्ट करना होता है। तो पुट ऑन का मतलब ये होता है कि बियर करना, कोई ड्रेस को बियर कर रहे हैं, तो पुट ऑफ का डिटैच करना होता है, इसका अटैच करना है, इसका डिटैच करना है। तो कोई चीज पहनना है, पुट ऑन, डिटैच करना है, पुट ऑफ। तो ऐसे समझना पड़ता है इन चीजों। हाँ, बीइंग और हैविंग प्लस V3 में डिफरेंस, ये तो दोनों अलग चीज है ही, सब चीज अलग है। बीइंग जो है हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, बीइंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, बीइंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, अलग अलग यूज है। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम पार्टिसिपल के रूप में, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज करते हैं। और हैविंग प्लस V3 है, अगर नाउन का काम कर रहा है तो ये सिंपल जीरन, परफेक्ट जीरन में भी यूज करते हैं। फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई एम I am sad on having lost the chance। ठीक है, आई एम हैव, अब यहाँ पे हैविंग प्लस V3 यहाँ पे भी है, पहचानिए। और अगर मैं कह रहा हूँ हैविंग लॉस्ट द चांस आई वॉज सैड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हैविंग प्लस V3 है, लेकिन ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट जीरेंड। ये परफेक्ट जीरेंड है। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है, ये परफेक्ट जीरेंड है। लेकिन वही हैविंग लॉस्ट है, हैविंग लॉस्ट द चांस, ये पूरा का पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, और इसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये आया किसके लिए, हैविंग लॉस्ट द चांस, ये जो आया है इसके लिए आया है, जो नजदीक वाला नाउन और प्रोनाउन है। लॉस्ट तो ये जो हुआ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये पूरा जो, ये दोनों जो आया है वो आया है इसके लिए, ये नाउन प्रोनाउन के लिए, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफायर है, और ये प्रोनाउन के लिए आया है, अतः यह एडजेक्टिव है। तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हो जाता है, ये हमारा नाउन भी हो सकता है, तो नाउन होगा तो परफेक्ट जीरंड कहलाएगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, ये कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वैसे ही बीइंग जो होता है, उसमें भी आप देखिए कि बीइंग क्या काम कर रहा है, इसको देखना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग,
तो ह्यूमन बीइंग अगर बोल रहे हैं तो यहाँ बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस हो गया, ये नाउन हो गया। ये ह्यूमन बीइंग जो है ये हमारा नाउन है। जैसे अगर हम कह रहे हैं ही इज बीइंग क्लेवर नाउ, ही इज बीइंग क्लेवर नाउ, यानी कि वह क्लेवर है नहीं, वह क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो अगर हम बीइंग का यूज कर रहे हैं, जैसे अगर वह कुछ है नहीं लेकिन वह बनने की कोशिश कर रहा है, अगर हम कह रहे हैं यू आर बीइंग स्मार्ट, मतलब तुम हो नहीं लेकिन स्मार्ट बन रहे हो अभी, तो यहाँ बीइंग जो है मेन वर्ब हो गया। और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं बीइंग अ टीचर आई एम ऑनेस्ट, तो यहाँ पे बीइंग अ टीचर जो है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। और ये जो बीइंग है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, तो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो ये वाला जो हो गया ये किसके लिए आया है, ये आया है इसके लिए। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो ये चूंकि आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, वहाँ पे नाउन हो गया। अगर हम कह रहे हैं ही इज बीइंग बीटन बाय हिम, ही इज बीइंग बीटन बाय हर, ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बीइंग क्या है, तो यहाँ पे देखना है कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब हो गया हमारा और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो है ये हमारा ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब। ऑपरेटर हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में हेल्प करता है। जैसे नेगेटिव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो हम मेन हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को पहले रख के बनाना होगा। तो ये ऑपरेटर हो गया और ये दूसरा एडिशनल हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। तो बीइंग कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है, तो बीइंग कहीं नाउन है, तो बीइंग कहीं मेन वर्ब है, तो बीइंग कहीं एडजेक्टिव है। और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये बीइंग क्या है, बताइए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ पे बीइंग क्या है, बताइए दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। गुड इवनिंग सौरभ जी। वेलकम मुकेश जी। चलिए बताइए, बीइंग जो है यहाँ पे आप पकड़ लीजिए, प्रीपोजिशन के आगे आया है तो प्रीपोजिशन के आगे नाउन होगा, अर्थात यहाँ पे बीइंग जीरेंड हो गया, यहाँ पे बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये जो सवाल किए हैं मुकेश जी किए हैं, चलिए चलिए सर, आज का क्लास यहीं पे हम लोग रखते हैं। फिर अगले वीडियोस में मैं आपको कुछ नया टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।